पिछले लेक्चर में हम लोग जूल थॉमसन इफ़ेक्ट और जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम आज पढ़ेंगे जूल थॉमसन कोफिशिएंट। ये जूल थॉमसन ने इसको डिराइव किया था और हम इसके बारे में आज जानेंगे, स्टडी करेंगे जूल थॉमसन कोफिशिएंट। किसी सिस्टम की एंथैल्पी किस पर निर्भर करती है? वो निर्भर करती है टेम्परेचर और प्रेशर पर, ताप और दाब पर। द एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम इज़ ए फंक्शन ऑफ इट्स टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? H इज़ एंथैल्पी इज़ इक्वल टू द F मीन्स फंक्शन ऑफ टेम्परेचर T एंड प्रेशर P। H इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अर्थात ये जो एंथैल्पी है इसका मान किस पर निर्भर करेगा? ताप पर और दाब पर। यदि हम दाब को स्थिर रखेंगे तो ताप के साथ एंथैल्पी में परिवर्तन होगा, और यदि हम ताप को स्थिर रखेंगे तो दाब के साथ एंथैल्पी में परिवर्तन होगा। अब दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? DH इज इक्वल टू डेल H अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर DT प्लस डेल H अपॉन डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर DP। यानी डेल को हम कहेंगे आंशिक अवकलन या पार्शियल डिफ्रेंशिएशन। यहाँ पार्शियल डिफ्रेंशिएशन यूज़ करा जाएगा क्योंकि एंथैल्पी ताप और दाब दोनों पर निर्भर कर रही है। तो सबसे पहले हमने क्या किया? इसका आंशिक अवकलन पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करा। किसके सापेक्ष में? ताप के सापेक्ष में, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। और क्या कांस्टेंट रहेगा? प्रेशर कांस्टेंट DT। फिर प्लस आंशिक अवकलन एंथैल्पी का किसके सापेक्ष? दाब के सापेक्ष। इस बार क्या? टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट टेम्परेचर पर DP। अब डेल H अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको हम कहते हैं CP, स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता। क्या कहलाती है ये? CP, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो डेल H अपॉन डेल T एट कांस्टेंट P, इसकी जगह हमने क्या रख दिया? CP, ताप के सापेक्ष एंथैल्पी में परिवर्तन जबकि दाब स्थिर हो। इसे हम कहते हैं स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। DT है ही है, प्लस डेल H अपॉन डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर DP। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये समीकरण नंबर 2। अब हम जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट क्या कहता है कि ये जो प्रोसेस है ये सम एंथैल्पिक यानी आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस है। तो DH का मान कितना हो गया? 0। DH इज इक्वल टू 0। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? CPDT प्लस डेल H ओवर डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर DP is equal to 0. This is equation number 3, समीकरण नंबर 3। अब इस समीकरण 3 को हम रीअरेंज करते हैं, पुनः विन्यासित करते हैं। कैसे? डेल T ओवर डेल P एट कांस्टेंट H इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन CP डेल H ओवर डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इस इक्वेशन को हमने डेल P के सापेक्ष अवकलित कर दिया तो क्या हो गया? डेल T अपॉन डेल P, कांस्टेंट क्या? H कांस्टेंट एंथैल्पी। CP को उधर ले गए तो इट इज 1 अपॉन CP। ये वाला टर्म डेल H अपॉन डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर इधर ले गए तो ये क्या हो गया? इट इज़ माइनस साइन बाहर आ गया, डेल H अपॉन डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर।
दिस इज इक्वेशन नंबर 4, समीकरण 4। ये जो है डेल टी ओवर डेल पी एट कांस्टेंट एच, यानी स्थिर एंथैल्पी पर दाब के साथ ताप में परिवर्तन, इसको हम कहते हैं जूल थॉमसन कोफिशिएंट। म्यू किसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? म्यू जे टी, जूल थॉमसन कोफिशिएंट, जूल थॉमसन गुणांक। अब ये जूल थॉमसन गुणांक किसके बराबर हो जाएगा? इट इज़ इक्वल टू -1/Cp डेल एच ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये है हमारी समीकरण नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5। अब यदि हम आइडियल गैस की बात करें, यदि हम किसकी बात करें? आइडियल गैस की बात करें, तो हम क्या जानते हैं कि आइडियल गैस के लिए जूल थॉमसन कोफिशिएंट का मान 0 होता है। इसको हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव करेंगे। इक्वेशन नंबर 5 में जो टर्म है रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद प्रेशर एट कांस्टेंट एंथैल्पी इज नोन एज जूल थॉमसन कोफिशिएंट, और हम इसको म्यू जे टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यदि म्यू जे टी का मान धनात्मक होगा तो ये कूलिंग को रिप्रेजेंट करेगा एक्सपेंशन के दौरान। जब गैस में प्रसार होगा तो यदि शीतलन होता है तो उस केस में म्यू जे टी का मान पॉजिटिव होगा, और यदि म्यू जे टी का मान नेगेटिव आता है, इसका अर्थ है कि प्रसरण के दौरान शीतलन ना होकर तापन हो रहा है, कूलिंग ना होकर क्या हो रही है? हीटिंग हो रही है। अब यदि म्यू जे टी का मान 0 है तो ये व्युत्क्रमण ताप या इन्वर्जन टेम्परेचर को बताता है, जिसका अर्थ है कि ना तो शीतलन हो रहा है और ना ही तापन। म्यू जे टी इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट inversion point, that is neither cooling nor heating takes place. अब del H upon del P at constant temperature, इसका मापन करना ज़रूरी है, तभी हम म्यू जे टी का मान ज्ञात कर सकेंगे। तो हाउ वी कैन मेजर द टर्म del H over del P at constant temperature? del H अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर का मापन। हमने माना कि प्रेशर की रेंज अगर बहुत माइन्यूट है, बहुत कम है, तो म्यू जे टी जो है वो कांस्टेंट रहता है। म्यू जे टी रिमेन्स कांस्टेंट फॉर माइन्यूट प्रेशर रेंज। तो हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस Cp -1/Cp del H over del P at constant temperature delta P. What is the difference between del and delta? Del indicate partial small change and delta indicate some measurable change. So in this equation del T is replaced by delta T and del P is replaced by delta P. एंथैल्पी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट। अब इस समीकरण में यदि हमें डेल्टा टी, डेल्टा पी और सी पी के मान ज्ञात हों तो हम डेल्टा एच अपॉन डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर का मान ज्ञात कर सकते हैं। द टर्म del H upon del P at constant temperature can be calculated by knowing the values of delta T, delta P and Cp. डेल्टा टी क्या है?
डेल्टा टी है टेम्परेचर में या ताप में होने वाली कमी, डेल्टा पी दाब गैस के दाब में अंतर, एंड सी पी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता। इनके मान हम ज्ञात कर सकते हैं, और जब हमको इनके मान ज्ञात हो जाएंगे तो हम डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम जूल थॉम्सन कोफिशिएंट ज्ञात करेंगे आदर्श गैस या आइडियल गैस के लिए। जूल थॉम्सन कोफिशिएंट फॉर एन आइडियल गैस, हम जानते हैं कि H इज इक्वल टू ई प्लस पी वी, डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट H, जिसको हम कहते हैं म्यू जे टी। ये किसके बराबर होता है? इट इज़ इक्वल टू -1 अपॉन सी पी डेल एच। डेल एच को हमने किससे रिप्लेस कर दिया? डेल ई प्लस पी वी, ई प्लस पी वी ब्रैकेट में आ गया, अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके है ना। डेल एच इज रिप्लेस बाई डेल, डेल बाहर आ गया, ई प्लस पी वी। एच की जगह हमने क्या सब्सटीट्यूट कर दिया? ई प्लस पी वी। नाउ इट इज इक्वल टू -1 अपॉन सी पी। ई प्लस पी वी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट इज डेल ई ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस डेल पी वी ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। Del E plus PV is divided into two parts. First, del E over del P at constant temperature plus del PV over del P at constant temperature. Now, this is equal to -1 upon Cp. इस इक्वेशन को मॉडिफाई करने के लिए हमने ऊपर और नीचे डेल वी से मल्टीप्लाई कर दिया। किससे मल्टीप्लाई कर दिया? डेल वी से, मतलब डेल वी से मल्टीप्लाई करा और डेल वी से डिवाइड किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अब हमने इसको रीअरेंज कर दिया, डेल वी से मल्टीप्लाई कर दिया और डेल वी से डिवाइड कर दिया, देन इसको हमने रीअरेंज कर दिया। तो व्हाट हैपेंड? डेल ई ओवर डेल वी इंटू डेल वी ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, प्लस डेल पी वी ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सो दिस म्यू जेट इज इक्वल टू -1 अपॉन सी पी डेल ई ओवर डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंटू डेल वी ओवर डेल डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस डेल पी वी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब हम जानते हैं कि आइडियल गैस के लिए, आदर्श गैस के लिए डेल ई ओवर डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर बराबर 0 होता है। क्यों? क्योंकि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा स्थिर ताप पर आंतरिक ऊर्जा आयतन बढ़ाने पर अपरिवर्तित रहती है। यानी अगर आइडियल गैस का ताप स्थिर है तो आयतन बढ़ाने से इसकी आंतरिक ऊर्जा या इंटरनल एनर्जी में वृद्धि नहीं होती। सो डेल ई ओवर डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू 0। तो ये जो ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म है लेफ्ट हैंड साइड वाला, दिस इज इक्वल टू 0। और हम ये भी जानते हैं कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो आइडियल गैस के लिए पीवी जो है वो कांस्टेंट होता है। प्रेशर बढ़ाने से पीवी का मान नहीं बढ़ता है। सो द सेकेंड टर्म डेल पीवी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज ऑल्सो 0। तो दोनों टर्म 0 होने से ब्रैकेट में क्या आ गया? 0 + 0। हैंस म्यू जे टी किसके बराबर हो गया? -1 अपॉन सी पी मल्टीप्लाइड बाई 0, दैट इज 0।
इसलिए हम कह सकते हैं कि आइडियल गैस के लिए जूल थॉम्सन गुणांक का मान 0 होता है. द वैल्यू ऑफ जूल थॉम्सन कोफिशिएंट फॉर एन आइडियल गैस इज 0. थ्योरेटिकली हम ये जानते हैं कि आदर्श गैस में हम मानते हैं कि कोई वंडरवॉल फोर्स काम नहीं करते. तो क्योंकि कोई वंडरवॉल फोर्स काम नहीं करते या वंडरवॉल फोर्स नगण्य हैं, तो हमें उनको दूर दूर करने के लिए कोई एनर्जी, कोई ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ेगी. इसलिए ताप में कमी नहीं आएगी. या हम कह सकते हैं जूल थॉम्सन इफेक्ट प्रदर्शित नहीं होगा. और जब जूल थॉम्सन इफेक्ट प्रदर्शित नहीं होगा तो म्यू जे टी का मान कितना होगा? 0. दैट इज म्यू जे टी इज इक्वल टू 0 फॉर एन आइडियल गैसेस. नाउ वी कम टू रियल गैसेस. अब हम रियल गैसेस की बात करते हैं. रियल गैसेस के लिए हम जानते हैं कि डेल्टा ई ओवर डेल्टा वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये एक पॉजिटिव टर्म है, धनात्मक राशि है. क्यों? क्योंकि यदि ताप स्थिर हो तो वास्तविक गैस के लिए आयतन बढ़ाने के साथ साथ आंतरिक ऊर्जा या इंटरनल एनर्जी का मान भी बढ़ता है. तो इसलिए डेल ई ओवर डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो है वो पॉजिटिव टर्म है. लेकिन डेल वी ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो है वो नेगेटिव टर्म है. क्यों? क्योंकि हम जानते हैं यदि ताप निश्चित है, कांस्टेंट है, तो दाब बढ़ाने पर आयतन का मान कम होगा, प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम डिक्रीज करेगा. इसलिए डेल वी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो है वो नेगेटिव टर्म है. इस तरीके से दोनों का गुणनफल यानी हमारे ब्रैकेट का जो पहला टर्म है वो कैसा हो गया? नेगेटिव. यानी डेल ई ओवर डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंटू डेल वी ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर का जो प्रोडक्ट है दैट इज नेगेटिव. फर्स्ट टर्म ऑफ द ब्रैकेट इज नेगेटिव प्लस del PV upon del P at constant temperature. This term is also negative because we know for real gases the product of pressure volume decreases with increase in pressure. दाब बढ़ाने से प्रेशर और वॉल्यूम का गुणनफल कम होता है रियल गैसेस के लिए. तो ये भी नेगेटिव. अब क्योंकि दोनों टर्म नेगेटिव हैं इसलिए ब्रैकेट के सभी टर्म्स को मिला के क्या आ जाएगा? नेगेटिव. और ब्रैकेट के बाहर भी माइनस साइन है, -1/Cp, तो माइनस माइनस प्लस. तो हम जानते हैं कि Cp की वैल्यू हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता का मान हमेशा धनात्मक होता है. तो ब्रैकेट के अंदर माइनस और ब्रैकेट के बाहर माइनस दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव. अर्थात म्यू जे टी का मान हमेशा धनात्मक होगा. द वैल्यू ऑफ म्यू जे टी इज ऑलवेज पॉजिटिव. यदि प्रेशर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो हम जानते हैं कि सभी गैसों के लिए पीवी का प्रोडक्ट दाब बढ़ाने से बढ़ता है. और जो ये टर्म है डेल पीवी ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये पॉजिटिव हो जाता है. इफ़ द प्रेशर इज़ वेरी हाई देन फॉर ऑल गैसेस द वैल्यू ऑफ पीवी increases with pressure. Hence, del PV over del P at constant temperature is positive. ये पॉजिटिव हो जाता है. अब जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे इस टर्म की पॉजिटिव वैल्यू बढ़ती जाती है. और
वैल्यू बढ़ते बढ़ते जब ये पहले नेगेटिव टर्म के बराबर हो जाता है, पहला टर्म कौन सा है, डेल ई ओवर डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू डेल वी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये नेगेटिव टर्म है। जब इस नेगेटिव टर्म के बराबर इसकी वैल्यू हो जाती है डेल पी वी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ज़ीरो। उस केस में म्यू जे टी या जूल थॉम्सन गुणांक का मान क्या हो जाता है, ज़ीरो, है ना। When it becomes equal to the first expression, mu jt becomes 0, mu jt का मान शून्य हो जाता है। अब यदि हमने प्रेशर और बढ़ाया तो ये जो एक्सप्रेशन है पॉजिटिव एक्सप्रेशन, ये नेगेटिव एक्सप्रेशन से ज़्यादा हो जाता है और ब्रैकेट का जो रिजल्टेंट है वो पॉजिटिव आता है। यदि ब्रैकेट का रिजल्टेंट पॉजिटिव आएगा तो म्यू जे टी का मान ऋणात्मक या नेगेटिव होगा और ये इंडिकेट करेगा कि प्रसरण होने पर गैस में शीतलन ना होकर तापन हो रहा है, कूलिंग ना होकर क्या हो रहा है, हीटिंग हो रही है। विथ फर्दर इंक्रीज इन प्रेशर positive expression becomes greater than negative expression, so the value of mu jt becomes negative. Hence, if delta p is negative, that is decrease in pressure, then delta t is positive, temperature increases. In these conditions, expansion of real gas results in increase in temperature. Now, how can we calculate the inversion temperature? व्युत्क्रमण ताप, व्युत्क्रमण ताप क्या है, वो ताप जिस पर ना तो शीतलन होगा और ना तापन होगा, यानी म्यू जे टी का मान शून्य होगा, वो ताप कहलाता है व्युत्क्रमण ताप या इन्वर्जन टेम्परेचर। अब हम ये देखेंगे कि इस इन्वर्जन टेम्परेचर या व्युत्क्रमण ताप को किस प्रकार से निकाला जा सकता है या इसकी गणना किस प्रकार से की जा सकती है। कैलकुलेशन ऑफ इन्वर्जन टेम्परेचर। हम जानते हैं कि वंडरवॉल इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पी वी इज इक्वल टू आर टी, लेकिन वंडरवॉल ने इस इक्वेशन में मॉडिफिकेशन किया और अब वंडरवॉल इक्वेशन क्या है, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिंस ए और बी आर वेरी स्मॉल, ए बी बहुत छोटे हैं, इसलिए अगर प्रेशर की वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं है तो हम ए बी अपॉन वी स्क्वायर को नगण्य मान सकते हैं। ए बी अपॉन वी स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। अब हमने क्या किया, इस इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करके रीअरेंज कर दिया, तो हमारे पास क्या आया, वी गेट पी वी इज इक्वल टू आर टी माइनस ए अपॉन वी प्लस बी पी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू आर टी अपॉन पी, तो राइट साइड में जो v है, राइट हैंड साइड में, उस v को हम आर टी अपॉन पी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमने कर दिया, तो क्या हुआ, पी वी इज इक्वल टू आर टी माइनस ए, वी की जगह पर ने लिख दिया आर टी अपॉन पी, तो पी ऊपर चला गया, आर टी नीचे आ गया, तो पी वी इज इक्वल टू आर टी माइनस ए पी अपॉन आर टी प्लस बी पी। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ इस इक्वेशन को हमने p से डिवाइड कर दिया, सो वी गेट v इज इक्वल टू आर टी अपॉन पी माइनस ए अपॉन आर टी
और प्लस बी। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। इस समीकरण को डिफ्रेंशिएट करना है, अवकलित करना है, किसके सापेक्ष? टेम्परेचर के सापेक्ष कांस्टेंट प्रेशर पर। प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए टेम्परेचर के साथ, ताप के साथ हमने इसका अवकलन किया। डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 4 विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो देखिए क्या आएगा, ये आ जाएगा डेल वी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू आर अपॉन पी प्लस ए अपॉन आर टी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ये इक्वेशन नंबर 5 है। अब हम जानते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 आर टी किसके बराबर हो जाएगा? आर टी इज इक्वल टू पी, पी आ गया ब्रैकेट में वी माइनस बी प्लस ए पी अपॉन आर टी, ए पी अपॉन आर टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अब हमने क्या किया कि इक्वेशन नंबर 6 को दोनों साइड पी इंटू टी से डिवाइड कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा? आर अपॉन पी इज इक्वल टू वी माइनस बी अपॉन टी प्लस ए अपॉन आर टी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 7, समीकरण नंबर 7। अब यहाँ से समीकरण 7 से आर अपॉन पी की वैल्यू समीकरण 5 में रख देंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ आर अपॉन पी इन इक्वेशन 5। आर अपॉन पी की वैल्यू किस में रखनी है? समीकरण 5 में। तो क्या आ जाएगा? डेल वी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू वी माइनस बी अपॉन टी प्लस 2a अपॉन आर टी स्क्वायर। इसको हमने रीअरेंज कर दिया। टी डेल वी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस वी इज इक्वल टू 2a अपॉन आर टी माइनस बी। दिस इज इक्वेशन नंबर 6 अब हम जानते हैं कि ऊष्मागतिकी संबंध है, थर्मोडायनेमिक रिलेशन। क्या है थर्मोडायनेमिक रिलेशन? V इज इक्वल टू टी डेल वी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये एक ऊष्मागतिकी संबंध है। अब हम इक्वेशन म्यू जे टी बराबर -1 अपॉन सी पी डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर को देखिए किस तरीके से लिख सकते हैं। म्यू जे टी को हमने किसके बराबर लिखा? डेल टी ओवर डेल पी एट कांस्टेंट एच। किसके बराबर हो गया ये? टी डेल वी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस वी अपॉन क्या आ गया यहाँ पे? सी पी। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। ये आपकी क्या गई? इक्वेशन नंबर 7। अब हम इक्वेशन नंबर 6 से देखो में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो म्यू जे टी यानी डेल टी ओवर डेल पी एट कांस्टेंट एच, ये किसके बराबर हो जाएगा? हमने इसको रीअरेंज कर दिया। तो रीअरेंज किया तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन सी पी, और इसकी जगह हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 2a अपॉन आर टी माइनस बी, 2a अपॉन आर टी माइनस बी। दिस इज इक्वेशन नंबर 8। अब ये हमारी इक्वेशन है, समीकरण है, जो वंडरवॉल नियतांक से म्यू जे टी को संबंधित करता है। अब इसमें सी पी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, ऊष्माधारिता का मान हमेशा धनात्मक होता है। तो यदि 2a अपॉन आर टी का मान b से ज़्यादा होगा तो म्यू जे टी कैसा आएगा? पॉजिटिव। यदि 2a अपॉन आर टी ज़्यादा है
किससे? बी से, ग्रेटर देन बी। तो ब्रैकेट पॉजिटिव आएगा, यानी म्यू जे टी का मान पॉजिटिव आएगा। लेकिन यदि बी का मान ज़्यादा है 2a/RT से, तो म्यू जे टी जो है वो नेगेटिव आएगा। यदि 2a/RT बी के बराबर है तो म्यू जे टी का मान 0 आएगा। यहाँ ए, बी और आर जो है वो कांस्टेंट है, नियतांक हैं। इसलिए जो म्यू जे टी की वैल्यू है या म्यू जे टी का साइन है वो केवल और केवल किस पर निर्भर कर रहा है? टेम्परेचर पर। केवल और केवल किस पर निर्भर कर रहा है? टेम्परेचर पर। अब यदि 2a/RT का मान ज़्यादा है तो म्यू जे टी कैसा होगा? पॉजिटिव। अब अगर ये मान कम होते होते 2a/RT का मान कम होते होते बी के बराबर हो जाए तो म्यू जे टी नेगेटिव हो जाएगा। और यदि ये कम होते होते बी से भी कम हो जाए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, म्यू जे टी जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये किस पर निर्भर कर रहा है? टेम्परेचर पर। तो एक डेफिनेट टेम्परेचर होगा जिस पर म्यू जे टी का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव में परिवर्तित होगा। इस टेम्परेचर को हम कहते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर। दिस टेम्परेचर इज नोन एज इन्वर्जन टेम्परेचर, या वो ताप जिस पर म्यू जे टी जूल थॉम्सन गुणांक का मान का चिन्ह परिवर्तित होता है, वो ताप व्युत्क्रमण ताप कहलाता है। तो हम किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं? व्युत्क्रमण ताप वह ताप है जिस पर जूल थॉम्सन गुणांक का चिन्ह परिवर्तित होता है, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। द टेम्परेचर एट विच म्यू जे टी चेंजेस इट्स साइन इज नोन एज इन्वर्जन टेम्परेचर। और इस इन्वर्जन टेम्परेचर को हम TI से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? व्युत्क्रमण ताप को TI। तो यदि टेम्परेचर TI के बराबर है तो हम क्या लिख सकते हैं कि 2a/RT इज इक्वल टू 2a/RTI इज इक्वल टू B, या TI इज इक्वल टू 2a/RB। a/RB क्या है? बॉयल टेम्परेचर। इसलिए हम कहते हैं कि व्युत्क्रमण ताप बॉयल ताप का 2 गुना होता है, 2 टाइम्स। इन्वर्जन टेम्परेचर इज 2 टाइम्स ऑफ बॉयल टेम्परेचर, या वी कैन से TI इज इक्वल टू 2a/RB। TI का मान कितना होगा? 2a/RB। दैट्स ऑल अबाउट Joule-Thomson effect, Joule-Thomson experiment and Joule-Thomson coefficient. Thank you.